स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एसी सर्किट सीरीज में नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने एसी सर्किट्स का इंट्रोडक्शन देखा है। एसी सर्किट्स में एसी करंट, एसी ईएमएफ, इसके बारे में हम लोग ने डिटेल में देखा है कि करंट एसी में कैसा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी अलग अलग वैल्यूज क्या होती हैं। सिमिलरली ईएमएफ क्या होता है एसी में, या वोल्टेज क्या होता है एसी में, उसका इक्वेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके अलग अलग वैल्यूज एंड सो ऑन। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जिसमें से एक वैल्यू, वो चार पांच वैल्यूज जो हमने देखी थी, उसमें से एक वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंस की थी, दैट वाज आरएमएस वैल्यू। वो लास्ट लेक्चर में हमने आरएमएस का सिग्निफिकेंस देखा है कि क्यों ये वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने और एक चीज स्टार्ट किया, एसी सर्किट्स का पहला सर्किट स्टार्ट किया था हम लोग ने, विच वॉज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो हम लोग ने देखा कि अगर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट और ईएमएफ का बिहेवियर कैसा होता है। उसमें हम लोग ने काफी कुछ चीजें देखी, जैसे हम लोग ने देखा कि इक्वेशन क्या बनता है करंट और ईएमएफ का। फिर हम लोग ने देखा कि ईएमएफ और करंट फेज में कैसे होते हैं, जैसे इफ दे आर इन सेम फेज तो उनका इक्वेशन कैसा दिख रहा है, इफ दे आर नॉट इन सेम फेज तो इक्वेशन कैसा दिख रहा है, एंड सो ऑन। तो हम लोग ने देखा था कि रेजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट फेज में आते हैं, वगैरह वगैरह। फिर हम लोग ने देखा कि ये दोनों हम लोग जो इक्वेशन ऑफ ईएमएफ या इक्वेशन ऑफ करंट है अपने पास, इसको हम लोग फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग ने फेजर डायग्राम देखा, दो तरीके से फेजर डायग्राम देखे थे हमने। एक तो अपना फेजर डायग्राम विच वाज विद द हेल्प ऑफ टाइम का एक्सिस एंड ईएमएफ का एक्सिस, जिसमें हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से फेजर को रोटेट करा के देखते हैं। तो वो रोटेशन वेलोसिटी के हिसाब से एक फेजर डायग्राम आता है और एक सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम आता है। तो सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम वाज बेटर, क्योंकि सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम में स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आता है कि करंट और ईएमएफ सेम डायरेक्शन में है। आज जो हम लोग चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक, दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी फर्दर सर्किट्स विच आर देयर इन द चैप्टर। जैसे हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट आज स्टार्ट करेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी करेंगे आज हम लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो आज का पूरा वीडियो ये दोनों सर्किट्स के बारे में होने वाला है कि अगर किसी इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग एसी वोल्टेज या एसी करंट अप्लाई करते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है, और किसी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है। तो सेम चीजें, जो जो चीजें हम लोग ने रेजिस्टिव सर्किट में देखी थी कि करंट ईएमएफ का इक्वेशन, वैसे यहाँ पे भी करंट ईएमएफ का इक्वेशन यहाँ पे भी सेम। फिर करंट ईएमएफ का फेज डिफरेंस है या नहीं वो भी यहाँ देखेंगे, वो यहाँ भी देखेंगे, सेम चीजें। फिर इसका फेजर डायग्राम और इसका वेव डायग्राम, इतनी कुछ चीजें आज अपने को ये वीडियो में करनी है कंप्लीट। तो ये वीडियो का जो लेक्चर है या ये जो लेक्चर है वो मैं अभी इसके बाद जस्ट ये सीन कट करके आई एम गोइंग टू अटैच दैट वीडियो। तो वॉच द वीडियो कंप्लीटली, पूरा वीडियो देखो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो विल टॉक इट इन द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, चलो विल स्टार्ट विद प्योर इंडक्टिव सर्किट। अभी प्योर इंडक्टिव सर्किट जब बोलो तो प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब उसमें सिर्फ एक इंडक्टर होना चाहिए ना। हम लोग सिर्फ एक इंडक्टर कनेक्ट करेंगे और इंडक्टर में एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे। तो देखेंगे करंट का क्या स्टेटस है, बेसिकली करंट कैसे है, करंट फेज में है या इन आउट ऑफ फेज है, या बेसिकली लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, दैट वी हैव टू सी। सपोज ये मेरे पास एक इंडक्टर है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है एल। इसमें मैंने एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया। सर्किट में और कुछ नहीं है, डायग्राम में भी कुछ नहीं है, परेशान मत हो, जस्ट एक सिंपल इंडक्टर कनेक्ट कर दो, दैट्स ऑल। ये ईएमएफ है ई, जिसका वैल्यू हम लोग देते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ सपोज मैंने अप्लाई कर दिया। ईएमएफ का फेज क्या है, ओमेगा टी। हमको निकालना है करंट कैसा, करंट का फेज क्या है और करंट का इक्वेशन क्या है, ठीक है। सपोज अगेन हम लोग अज्यूम करते हैं किसी एक रैंडम इंस्टेंट टी पे, किसी एक रैंडम टाइम पे करंट का डायरेक्शन ये है। अब ये करंट की वैल्यू क्या है वो हमको चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो वापस से केवीएल हाँ अप्लाई करना हाँ। है। देखो अगर करंट इधर जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। ठीक है। तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो अपने को वोल्टेज चाहिए होता है, वोल्टेज अक्रॉस दिस या ईएमएफ अक्रॉस दिस प्लस ईएमएफ अक्रॉस दिस एल, दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाट केवीएल इज। तो अप्लाइंग केवीएल, केवीएल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले में अप्लाई करो, उसका ईएमएफ है ई, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का ईएमएफ है ई।
अब इंडक्टर में क्या EM ईएमएफ होता है, अगर मैं इंडक्टर का ईएमएफ निकालना चाहूँ तो इंडक्टर में क्या ईएमएफ होता है? इंडक्टर तो एक ईएमएफ इंड्यूस करता है ना। हाँ जैसे अगर इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो इंडक्टर एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस करता है इंडक्टर, किसी को पता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस कितना ईएमएफ इंड्यूस करता है इंडक्टर? सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था ना, इंडक्टर का जो हाँ ईएमएफ आ रहा था वो कितना आ रहा था? अगर उसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस कर रहा था वो? 5/d डी फाइव बाई E डी, upon फैराडेज लॉ। d5/d हाँ, दैट इज फैराडेज लॉ। तो फ्लक्स का बात Faraday's ही law. नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ करंट E के टर्म्स में बात कर रहे हैं। और एक कौन सा फॉर्मूला था इंडक्टर के लिए? ये फॉर्मूला देखा है, E इज इक्वल्स टू E upon minus di df by dt. एल डी आई बाई। LDIDT हाँ हाँ ये चीज याद रखो। जैसे रजिस्टर में ईएमएफ क्या होता है, रजिस्टर में ईएमएफ होता है आई आर ना। रजिस्टर में यही तो ईएमएफ या यही तो वोल्टेज होता है। वैसे ही इंडक्टर में वोल्टेज होता है माइनस एल डी आई बाई डी। अब ये माइनस साइन क्यों है तुमको मालूम है? ये हमेशा करंट को अपोज करने को देखता है। हमेशा किसको अपोज? Lenz's law. हाँ चेंज इन करंट को। ये जो चेंज इन करंट है उसको हमेशा अपोज करता है ड्यू टू लेंजेस लॉ या एज एज पर लेंजेस लॉ। हाँ सिमिलरली कैपेसिटर में जो ईएमएफ होता है, जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज निकालो तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो ये जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर में, q/. दैट इज Q बाई C। तो ये तीनों तीनों डिवाइसेस या तीनों अप्लायंसेस का ईएमएफ का वैल्यू तुमको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग ने पहले क्या लिखा था पिछले वाले इक्वेशन में, जब प्योर रजिस्टर सर्किट कर रहे थे तो आई आर लिखा था ना रजिस्टर के लिए। हाँ तो आई क्या आ हाँ। गया था, E बाई आर। तो वैसे इंडक्टर के लिए माइनस एल डी आई बाई डी टी, और वो कैपेसिटर के लिए Q बाई C। ठीक है, हाँ तो पता होना चाहिए तुम लोग को थोड़ा, तो इजी होगा टॉपिक, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। देखो तो E इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, या E यहाँ पे गए, इसका ईएमएफ क्या है? इसका ईएमएफ है माइनस एल डी आई बाई डी टी। DI/dt by E माइनस एल डी आई बाई डी टी। बस इतने ही है, इतने ही तो ईएमएफ है ना, इतने ही जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, बाकी तो क्लोज हो गया लूप, तो जीरो। अब हाँ एल डी आई बाई डी टी क्या मिल रहा है तुमको? एल डी आई बाई डी टी तुमको मिल रहा है इक्वल टू E, राइट। हाँ हाँ यहाँ से डी आई बाई डी टी निकालो या सिंपली डी आई निकालो, हमको चाहिए करंट ना, तो मैं डी आई निकालू तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा E बाई एल डी टी, हाँ है ना। एल डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डी टी हाँ ऊपर चला जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, जरा देखो, मुझे मुझे मिली है फ्रैक्शनल वैल्यू, मुझे मिला है पार्शियल वैल्यू। मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पूरा वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स इंटीग्रेट। टोटल हाँ करंट, हाँ। टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट विल बी इंटीग्रल डी आई, है ना। इंटीग्रल डी आई इक्वल्स टू हाँ इंटीग्रल E बाई एल डी E/L t d को 0 से t टाइम तक करना, किसी रैंडम 0 से t टाइम तक। हम लोग ने बोला ना किसी टाइम t पे करंट ऐसा है, तो वो टाइम t तक हम लोग ऐड अप कर ले रहे हैं, पूरा करंट मिल जाएगा। ये मिल जाएगा करंट I, ठीक है। I इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, L कांस्टेंट है, L को बाहर ले लो। इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है अपने पास? E की वैल्यू डालो, E नॉट साइन ओमेगा omega t sin 0 से t, ठीक है। क्या बाहर आ रहा है? E नॉट बाहर आ रहा है, कांस्टेंट है, e naught E नॉट बाई एल इंटीग्रल 0 टू t। अच्छा एक काम करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, क्यों टाइम वेस्ट। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन minus minus cos omega t ओमेगा by omega ओमेगा by omega. 0 टू t, राइट। चलो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो अपने को मिल रहा है E नॉट बाई ओमेगा एल, अंदर है माइनस कॉस ओमेगा टी। या एक काम करते हैं माइनस साइन भी बाहर रखते हैं, ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लो। अपने पास अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है कॉस ओमेगा टी। तो इसको मैं रखूं कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ हाँ 1. या एक काम करते हैं हम लोग बिना लिमिट के
ये रखने से प्रॉब्लम क्या होगा जरा समझते हैं। प्रॉब्लम ये होगा कि अपने को ईएमएफ की एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, सो वी आर नॉट टेकिंग द लिमिट। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट निकाल देते हैं, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल करके किसी एक पर्टिकुलर करंट पे इंस्टेंट अगर मैं निकालता हूँ, जैसे बिना बिना इंटीग्रेशन लिमिट लगाए अगर मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल करूँ तो किसी एक पर्टिकुलर लिमिट पे मुझे करंट मिल गया है, ये टी है, ठीक है। ये मुझे करंट की वैल्यू आ रही है माइनस कॉस ओमेगा टी। वो वन साइड में रखने से होगा क्या, अपने को मिलेगा कि करंट की वैल्यू जो मिली है वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की नहीं मिली, डिफरेंस इन करंट है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट वो है, मतलब जीरो एंगल पे करंट वो है, जीरो फेज पे ऑलरेडी कुछ करंट है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, केस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। स्टेडी स्टेट का केस लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू ई नॉट या ई नॉट बाय ओमेगा एल माइनस साइन है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये ई नॉट बाय ओमेगा एल पूरा एक कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, एल भी एक कांस्टेंट है, ई हाँ नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं हटा के डायरेक्टली आई नॉट लिखूं तो चलेगा। हाँ हाँ आई नॉट कॉस ओमेगा टी, देखो मेरे को इक्वेशन मिल गया करंट का। करंट इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये माइनस कॉस मतलब क्या है, ये करंट है कहाँ पे एक्चुअली, तुम्हारा ईएमएफ है साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में करंट आ रहा हाँ है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या बेसिकली माइनस कॉस ओमेगा टी। जरा ग्राफिकल स्केल पे देखेंगे हम लोग तो कैसा दिखेगा। ईएमएफ का ग्राफ बनाऊंगा तो ईएमएफ का ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज इट इज साइन ओमेगा टी का ग्राफ, राइट, ऐसे। हाँ अगर मैं करंट का ग्राफ देखूं तो करंट का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तुम्हारा ईएमएफ हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट देखो तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, करंट का ग्राफ है माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब माइनस कॉस थीटा का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव से हाँ दिस इज हाउ द करंट इज। तो जरा समझो जीरो टाइम पे जब ईएमएफ जीरो है, करंट का वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में है, मतलब जब ईएमएफ का फेज जीरो है तो करंट का फेज 90 पीछे है जीरो से, जीरो से भी 90 पीछे। ईएमएफ ऑलरेडी जीरो पे है, करंट को जीरो आने के लिए 90 फेज कवर करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तब ये जीरो पे आ रहा है, हाँ समझा। हाँ ईएमएफ अपने मैक्सिमम पे जा रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमम पे, करंट को पॉजिटिव मैक्सिमम पे जाने के लिए 180 फेज कवर करना पड़ेगा जीरो से, ईएमएफ को सिर्फ 90 कवर करना है। इन शॉर्ट क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, ईएमएफ और करंट 90 डिग्री से आगे पीछे, हाँ 90 ईएमएफ और करंट डिग्री का 90 डिफरेंस। डिग्री से आगे पीछे है। जब तक ईएमएफ कुछ वैल्यू अटेन करता है, करंट वही सेम वैल्यू 90 डिग्री बाद अटेन करता है, मतलब 90 डिग्री का हाँ फेज समझ और कवर करना है करंट को। जैसे जीरो वाला एग्जांपल ले लो ना, देखो ईएमएफ टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ही उसका वैल्यू जीरो है, बट करंट को जीरो आने के लिए 90 फेज कवर करना पड़ेगा, इट इज 90 बिहाइंड, ओके। ये समझा या नहीं, 90 पीछे है। समझा। समझा। ये तुमको पता है कॉस और साइन थीटा में कॉस 90 आगे होता है साइन से, प्लस कॉस ओमेगा टी। कॉस थीटा और साइन थीटा में फर्क क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा से 90 डिग्री फेज में आगे होता है, तभी तो जो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे आती है वो कॉस की वैल्यू जीरो पे ही होती है, वन हाँ हाँ जीरो। हो जाता है ना। साइन 90 1 होता है, मतलब हाँ साइन जब 90 कवर करता है तब 1 पे पहुंचता है, कॉस जीरो से ही 1 पे रहता है, मतलब हाँ कॉस 90 डिग्री आगे चलता हाँ है। तो माइनस कॉस लोगे तो कहाँ चलेगा, वो 90 डिग्री पीछे चलेगा ना, पीछे चलेगा। हाँ समझा। हाँ 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 दैट्स हाउ इट इज। या इसी को और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो जैसे आई इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस थीटा को मैं कुछ लिख सकता हूँ साइन थीटा के टर्म्स में, मैं लिखता हूँ साइन थीटा, इफ आई राइट इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, हाँ है ना। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके हाँ साइन हाँ थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये थीटा। माइनस साइन को अंदर लेके जाओ, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। हाँ माइनस साइन थीटा को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ ना माइनस साइन को, तो मुझे मिलेगा हाँ हाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू।
अब दिखाई पड़ रहा है 90 पीछे। हाँ हाँ तुम्हारा ईएमएफ ओमेगा टी फेज पे है, करंट ओमेगा टी माइनस 90 फेज पे, मतलब 90 पीछे है। हाँ सो देयरफॉर करंट in an inductor lags behind EMF by a phase of pi by 2 रेडियन। जरा सोचो, करंट लैग ही क्यों कर रहा है? मतलब इंडक्टर ऐसा क्या करता है कि करंट लैग होता है? अपने को मालूम है इंडक्टर अपोज करता है ना करंट का ग्रोथ। हाँ 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 करंट ग्रो करना चाहता है तो इंडक्टर अपोज करता है ना। तो ईएमएफ अप्लाई हो गया है, ईएमएफ अप्लाई हो गया है इंडक्टर में, बट इंडक्टर करंट को सेट नहीं होने दे रहा है, इसलिए करंट पीछे है। जैसे ही हाँ करंट बढ़ने का ट्राई करता है, हाँ इंडक्टर सेल्फ इंडक्शन करके एक ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट बनाता है, मालूम? दैट्स व्हाट हाँ इंडक्शन हाँ इज, ना हाँ सेल्फ इंडक्शन। इट अपोजेस ग्रोइंग करंट एंड सपोर्ट्स डाइंग करंट। तो ये ग्रोइंग करंट है, तो जैसे ही करंट ग्रो हो रहा है, इंडक्टर एक ऑपोजिट करंट इंड्यूस करके इसको अपोज कर रहा है, इसलिए करंट पीछे है। मतलब जब ऑलरेडी ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू पे है तो कुछ नेगेटिव करंट है सर्किट। वो नेगेटिव करंट कौन सा है? वो इंड्यूस्ड करंट है। नेगेटिव करंट का मतलब क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट ना। तो हाँ जैसे ही तुमने सर्किट में करंट बढ़ाने का ट्राई किया, इंडक्टर ने एक ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट इंड्यूस कर दिया है। अब धीरे हाँ धीरे करंट बढ़ रहा है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट धीरे धीरे कम होता है, तब जाके ये जीरो वैल्यू पे आता है। फिर धीरे धीरे करंट बढ़ता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर जीरो, फिर 8। तब पॉजिटिव। तक ईएमएफ ऑलरेडी 90 आगे चल रहा होता है। बात समझ में आया? हाँ हाँ समझा। ओके। सो यही था। अपने को फेजर डायग्राम देख लेते हैं। इसका फेजर डायग्राम इजी होगा समझना, अगर तुमने पिछला वाला समझा है ठीक से। तो देखो फेजर डायग्राम क्या है। लेट्स ड्रॉ द फेजर फॉर दिस। इसको मैं सपोज करंट का डायरेक्शन सपोज कंसिडर कर लेता हूँ। ये मेरा करंट का डायरेक्शन है और मुझे ईएमएफ बनाना है, ठीक है। या एक काम करते हैं, सपोज मेरा ईएमएफ है 90 डिग्री ऑलरेडी कुछ फेज पे। थोड़ा ऊपर बनाता हूँ ताकि करंट का फेज पीछे दिखा सके हम। सपोज ये, ठीक है। ओके, करंट और ईएमएफ का फेज दिखाना है मुझे। पहले मैं ईएमएफ दिखाता हूँ। ईएमएफ किधर है? ईएमएफ ओमेगा टी पे है कुछ। ईएमएफ 0 से कुछ ओमेगा टी कवर करके बैठा है ना ऑलरेडी। तो ये मेरा ईएमएफ का फेज हो गया, ओमेगा ई नॉट, टी। हाँ हाँ राइट। ये मेरा ईएमएफ का फेजर हो गया। ये तुम्हारा ऑफकोर्स टी है, और ये यहाँ पे तुम्हारे पास ई और आई है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिलेंगे ना प्रोजेक्शन पे वाई एक्सिस। हाँ ओके। अब करंट का जो फेजर है वो 90 डिग्री पीछे है ना। और करंट का जो पीक वैल्यू है, जरा समझो, करंट का पीक वैल्यू क्या है? यहाँ से इक्वेशन से उठा के देखो। तुमने करंट के पीक वैल्यू आई नॉट को हाँ इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, ई नॉट बाय ओमेगा एल ना। मतलब मतलब तुम्हारा जो करंट का हाँ पीक है वो ईएमएफ के पीक से कम है। करंट का जो पीक है वो हाँ ईएमएफ के पीक से कम है। मतलब करंट का जो फेजर वेक्टर है वो ईएमएफ के फेजर वेक्टर से कम होगा ना। और हाँ कितने एंगल पे होगा? और ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे होगा। मतलब अगर ईएमएफ इधर है, जरा समझो, ईएमएफ तुम्हारा ये डायरेक्शन में है, तो करंट उससे 90 पीछे होगा। मतलब तुमको 90 ट्रेस बैक करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन है, ये तुम्हारा करंट का फेजर। ये ईएमएफ, हाँ अगर अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो ईएमएफ और करंट दोनों साथ में। ये सपोज पेन तुम्हारा करंट हो गया और ये ईएमएफ हो गया। अभी करंट कहाँ है? अभी करंट 90 पीछे है वेक्टर। अगर यही 90 आगे होता तो यहां से 90 आगे, मतलब यहाँ पे। गेटिंग? हाँ ऑलराइट, ये तुम्हारा करंट का फेजर हो गया आई नॉट। अब इसका प्रोजेक्शन देखो, दिखाई पड़ रहा है क्लियरली।
जब तुम ईएमएफ का प्रोजेक्शन ले रहे हो तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, whereas जब तुम करंट का प्रोजेक्शन लोगे तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा ना। हाँ तो इसलिए करंट ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, तो इसलिए करंट की जो वैल्यू भी आई है नेगेटिव में आई है, दिखाई पता है। हाँ हाँ इसका सिंप्लीफाइड फेजर अगर बनाना चाहे तो कैसा दिखेगा सिंप्लीफाइड फेजर? सिंप्लीफाइड फेजर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुमको। सपोज ये मेरा करंट का डायरेक्शन, ये मेरा करंट का फेजर है, करंट इस डायरेक्शन में मैंने अज्यूम कर लिया, ये मेरा आई नॉट है। तो सिंप्लीफाइड फेजर में क्या बनाना है तुमको? बस उसके परपेंडिकुलर आगे साइड में एक ईएमएफ का वेक्टर बना देना, दैट्स ऑल। दिस इज ई नॉट और ये एंगल 90। ईएमएफ करंट से 90 डिग्री आगे, चाहे उसको ओमेगा टी वाले एक्सिस पे बनाओ, करंट तुम्हारा इधर, उससे 90 आगे ईएमएफ, या ईएमएफ से 90 पीछे करंट। सिंप्लीफाइड में बनाया तो ये सपोज करंट का बेस डायरेक्शन हो गया इधर, ईएमएफ 90 आगे ईएमएफ ना, ये करंट 90 आगे ईएमएफ, 90 पीछे होता तो ऐसे नीचे आता है ना। इसको और एक तरीके से हाँ। बना सकते हो तुम, अगर जैसे सपोज तुमने यहाँ पे ईएमएफ ले लिया, देखो यहाँ पे तुमने ईएमएफ ले लिया ई नॉट, तो करंट कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, सिंपल, 90 पीछे। हाँ। बस तुमको नोटेशंस पे ध्यान देना है, जैसे तुम इसको अगर करंट ले रहे हो तो ईएमएफ 90 आगे होगा, इसको अगर ईएमएफ ले रहे हो तो करंट 90 पीछे होगा, दैट्स ऑल। समझा सिंप्लीफाइड फेजर? हाँ। हाँ समझे। ओके गुड। तो ये याद मत रखो, जैसे सिंप्लीफाइड एक ही याद रखो, ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। यू कैन ड्रॉ दी अदर, दिस इज सिंप्लीफाइड। अगर मैं वेव डायग्राम बनाना चाहूँ या बेसिकली ग्राफ बनाना चाहूँ इसका, तो कैसा दिखेगा ग्राफ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसा दिखेगा ग्राफ बनाने के लिए? है ना, बस तुम फंक्शन देखो कौन से फंक्शन का ग्राफ चाहिए हमको। जैसे फॉर एग्जांपल ईएमएफ के लिए हमको साइन ओमेगा टी का ग्राफ चाहिए, और करंट के लिए हमको माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ चाहिए, बस ये देख लो और कुछ नहीं। 90 आगे पीछे ये सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सिस है और ये टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ईएमएफ और करंट, ठीक है। तो अगर मैं ईएमएफ का डायग्राम बनाऊं तो साइन थीटा का ग्राफ बनाना है मेरे को, मतलब ये प्लस साइन ओमेगा टी का ग्राफ। सेट क्लियर? कुछ ऐसे चलेगा ग्राफ। यस एवरीवन। अच्छा, ये ईएमएफ का ग्राफ है और ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है ई नॉट, राइट? ये तुम्हारा ई नॉट हो गया। अच्छा, अब करंट का ग्राफ कहाँ से चालू करना है? करंट का ग्राफ चालू करना है माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब ऑलरेडी 90 पीछे, और जो पीक वैल्यू वो थोड़ी कम होनी चाहिए करंट की। क्यों? क्योंकि करंट का पीक ईएमएफ के पीक से कम है ना। तो अगर मैं ठीक से देखूं यहाँ, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा करंट, और करंट कैसे चलेगा? जब ईएमएफ अपने जीरो पे है तो करंट अपने नेगेटिव पे है, फिर जब ईएमएफ अपने मैक्सिमम पे जाएगा तो करंट अपने जीरो पे आ रहा है। कैन यू सी? हाँ मतलब बेसिकली माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाओगे, और फिर जब ईएमएफ अपने जीरो पे जा रहा है तो करंट अपने मैक्सिमम पे आ रहा है। कैन यू सी? ये देखो हाँ। इधर, समझा? फिर वापस ये उल्टा चलेगा, हाँ समझा। जब ईएमएफ अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे तो करंट अपने जीरो, मतलब 90 पीछे चलना चाहिए। दैट्स ऑल योर गोल इज, एंड लाइक दिस इज योर करंट का ग्राफ। समझा? तो ड्रॉ करने के टाइम पे केयरफुली ड्रॉ करना। जब ईएमएफ देखो अपने पीक पे जा रहा है तब करंट अपने जीरो पे आ रहा है, और ये तुम्हारा पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज आई नॉट, माइनस आई नॉट यहाँ पे होगा, और यहाँ पे प्लस आई नॉट। देखो थोड़ा पीक कम है ना, पीक छोटा ही होना चाहिए। ये आई नॉट का पीक है और ये ई नॉट का पीक है। और इक्वेशंस कौन कौन से हैं? ये तुम्हारा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कौन सा है? ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90।
ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है 90 डिग्री से, बस इतना याद रखोगे तो काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं अपने पास। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है आई नॉट, हम लोग लिख लेते हैं, सिंस आई नॉट इज इक्वल्स टू, आई नॉट किसके इक्वल है, आई नॉट इक्वल है ई नॉट बाय ओमेगा एल के। यस, हाँ अच्छा, करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम लोग जाएंगे तो जनरली किस फॉर्म में होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस के फॉर्म में होता है ना। करंट हाँ हमेशा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस के फॉर्म में होता है। तो ये जो क्वांटिटी है ना यहाँ पे जरा देखो, ओमेगा एल, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ही तो करंट होता है ना। सो दिस ओमेगा एल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब ये इंडक्टर का रिएक्शन है अगेंस्ट द करंट। करंट अगर सर्किट में सेट होना चाहता है तो इंडक्टर इस फैक्टर से इसको कम कर देता है। जैसे कोई भी रेजिस्टेंस करंट को किस फैक्टर से कम करता है, आर फैक्टर से कम करता है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस वही करंट बनता है, राइट। तो वैसे ही इंडक्टर अपने रिएक्शन के वजह से, या बेसिकली इट्स ओन रिएक्टेंस, इट्स ओन ऑपोजिशन टू करंट, बाय अ फैक्टर ऑफ ओमेगा एल, ये डिक्रीज कर देता है करंट को। तो देखो ना, करंट भी किस फैक्टर से डिक्रीज हुआ, ओमेगा एल के फैक्टर से डिक्रीज हुआ ना, ई नॉट बाय ओमेगा एल। एक्सेल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट सेम एज रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ई नॉट बाय आई नॉट, दैट मींस ईएमएफ अपॉन करंट, जो कि होता है ओम। तो इसका ऐसा ही यूनिट हो जाएगा ओम। समझा? ये एक नया क्वांटिटी तुमने देखा है, इंडक्टिव यस रिएक्टेंस। सर। इंडक्टिव रिएक्टेंस का और फॉर्मूला देखना चाहोगे, जैसे ये ओमेगा एल है, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ना। यस सर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। तो अब इसके बारे में थोड़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं। पहले इतना लिखो, अच्छे से समझ में आया है तो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। तुमको मैं इसका फेस दिखाता हूँ कैसे चेंज होता है। ये तुमको ग्राफ दिख रहा है क्या? जरा मुझे बताओ, कैन यू सी द ग्राफ? हाँ यस yes, सर। यस सर। रुको, देखो ये ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ ये आई और ई नॉट का ही, या आई और ई का ही ग्राफ मैंने बनाया है। जैसे देखो कैसे है ये, जैसे ये जो ग्राफ है पर्पल वाला, इट इज फॉर, और एक सेकेंड, दिस पर्पल ग्राफ इज ऑफ करंट, और ये जो ग्राफ है दैट इज फॉर ईएमएफ। दोनों का इक्वेशन देखो क्या लिया है मैंने, एक का इक्वेशन है वी नॉट साइन एक्स, साइन एक्स मतलब क्या, साइन ओमेगा टी। दूसरा है माइनस आई नॉट कॉस एक्स, दैट मीन्स जो अपना फंक्शन है दोनों, उसी को लिया है। एंड इफ यू सी हाउ दे वैरी, कैन यू सी, एक जब अपने जीरो पे जा रहा है तो दूसरा अपने हाँ पीक पे जा रहा है, एक जब अपने पीक पे जा रहा है तो दूसरा अपने जीरो पे जा रहा है। जीरो पे जा रहा है। दैट्स एक्चुअली हाउ द करंट एंड ईएमएफ चेंज इन एन इंडक्टिव सर्किट। ऐसे सच में चेंज होते हैं कंटिन्यूअसली।
और एक टाइम पे दोनों जीरो पे भी आते हैं, मतलब जब तुम ईएमएफ जीरो कर दो तो करंट जीरो भी हो रहा है। कैन यू सी, देखो पूरा जीरो। हाँ दे आर कमिंग एट द मीन पोजीशन ना, सारे दोनों एक साथ जीरो पे आते हैं मीन पोजीशन पे। व्हाट डज दैट इंडिकेट? दैट इंडिकेट्स अगर एक पूरा जीरो हो जाए तो दूसरा भी जीरो हो जाएगा। मतलब ईएमएफ जीरो होने का मतलब क्या है? ईएमएफ जीरो होने का मतलब है तुम इंडक्टर में कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब इंडक्टर के थ्रू कोई करंट सेट होने का ट्राई नहीं हो रहा है। इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टर का प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने का। तुमको मालूम है इंडक्टर क्या करता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हाँ करता है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आता कहाँ से? मैग्नेटिक फ्लक्स आता है कोई भी ईएमएफ जब उसमें अप्लाई होता है तो करंट जैसे सेट होने का ट्राई करता है, करंट कैरिंग कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है। क्योंकि इंडक्टर है क्या? कॉइल ही तो है। अगर इंडक्टर में वेरिएबल करंट ना डालो तो हाँ इंडक्टर एक सिंपल स्ट्रेट वायर जैसा बिहेव करता है। अगर इंडक्टर में वेरिएबल करंट ना डालो तो एक कांस्टेंट या स्ट्रेट वायर के जैसा बिहेव करता है। अगर डीसी में इंडक्टर को यूज करोगे ना तुम, तो एक स्ट्रेट वायर जैसा बिहेवियर देगा, तो इंडक्टर का कोई भी प्रॉपर्टी वो शो ही नहीं करेगा। इसलिए इंडक्टेंस को आज तक तुमने देखा नहीं। अब तक तुम डीसी सर्किट्स पढ़ते आ रहे थे ना, तो तुमने इंडक्टर कभी सुना ही नहीं ना। अभी तुम हाँ एसी सर्किट पढ़ रहे हो तो एसी में इंडक्टर अपना बिहेवियर देता है, तो इसलिए एसी में ही इंडक्टर सर्किट आता है। अभी तक हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते आ रहे थे ना सर्किट में, जब तक हम लोग डीसी यूज कर रहे थे। हाँ हाँ तो एसी में अलग ही चीजें चलती है। एसी में मतलब एसी में बहुत सारे अप्लायंसेस या बहुत सारे कंपोनेंट्स है। जैसे अपने घर में जो भी चीजें यूज होती है वो सारे एसी कंपोनेंट्स पे चलते हैं। अपने घर में एसी वोल्टेज आता है ना, हाँ हाँ फैन में कैपेसिटर लगा रहता है, मोबाइल में तुम्हारे इंडक्टर है, रेडियो में तुम्हारे इंडक्टर कैपेसिटर है, सब जगह पे लगा है, टीवी में इंडक्टर है, फ्रिज में है इंडक्टर, सब जगह पे। हाँ डन राइटिंग दिस? हाँ हाँ नहीं हुआ लिख के? नहीं ओके, फिनिश करो। वी हैव 5 मिनट्स, थोड़ा ये इसके बारे में बात करना है जो इंडक्टेंस मिला है अपने को, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस। डन? हाँ क्लियर करो इसको। यस सर हाँ हो गया। हाँ ये जो अपने को फॉर्मूला मिला है एक्सेल, जरा इसके बारे में समझते हैं। एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, राइट? इसको अगर मैं ठीक से देखूं तो एल इसमें कांस्टेंट है, राइट? एल क्या है? इंडक्टेंस। तुमको मालूम है ना एल कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन इंडक्टर के लिए। उसका इंडक्टेंस फिक्स हो जाता है जब उसको बनाया जाता है। उसका इंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? इंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ कॉइल्स पे, एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड या लेंथ ऑफ इंडक्टर, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो वो जब बन जाता है इंडक्टर तो उसका इंडक्टेंस फिक्स हो जाता है। तो एल इज अ कांस्टेंट, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, मतलब एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट? ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? दिस फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। मतलब जो तुमने ईएमएफ अप्लाई किया है, एसी ईएमएफ, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी है ना, उसी का फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है या उसी का फेज ओमेगा टी है ना। तो ओमेगा किसका फ्रीक्वेंसी है? ओमेगा इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स जो तुमने अप्लाई किया है। एसी ईएमएफ हमेशा कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। मैंने बताया था ना, घर में जो ईएमएफ आता है वो 50 हर्ट्ज का है। तो हर एसी ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर मैं ये ग्राफ को प्लॉट करूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। इसका ग्राफ दिखेगा, ये मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ते जा रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। समझा? दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो कर दो, फ्रीक्वेंसी जीरो कौन से करंट में होती है? फ्रीक्वेंसी जीरो कौन से करंट की होती है? डीसी करंट की। हाँ
फॉर जीरो फ्रीक्वेंसी करंट, वो कौन सा करंट है? डीसी। तो डीसी में एक्सएल की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी। एक्सएल जीरो हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो हुआ तो एक्सएल जीरो ना, एक्सएल जीरो हाँ होगा। हाँ देयरफॉर इंडक्टर डजंट वर्क इन डीसी, क्योंकि वो अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस देता ही नहीं है ना, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। रिएक्टेंस मतलब क्या? रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ईएमएफ। तो डीसी में वो काम ही नहीं करता है। समझ में आया? हाँ समझा। हाँ ऑलराइट, कर लोगे ना इंडक्टिव सर्किट? क्या क्या करना है इंडक्टिव सर्किट में? पहले तो केवीएल लगा के करंट का इक्वेशन निकालो, डीआई का इक्वेशन मिलेगा। डीआई के इक्वेशन के बाद क्या करोगे? इंटीग्रेट करके आई निकालोगे। ठीक है, इंटीग्रेट करके आई निकालोगे, आई आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में। मतलब आई ऑलरेडी 90 फेज में पीछे होगा, तो उसको और अगर सिंप्लीफाइड तरीके में लिखना है तो कॉस थीटा को तुम लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। 90 माइनस, 90 माइनस। तो वो माइनस साइन अंदर जाके ओमेगा टी को प्लस करेगा, 90 को माइनस करेगा। ओके, हाँ 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 फिर तुमको करंट का इक्वेशन मिला, तुमको रिजल्ट देना है करंट एंड ईएमएफ, या करंट इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री, या पाई बाय 2 रेडियन, जैसे भी लिखो। एंड उसके बाद फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम तुमको डिटेल्ड वाला बनाना है, अच्छे से बनाओ। फेजर डायग्राम में तुम्हारा ईएमएफ वेक्टर एट एंगल ओमेगा टी रहेगा और करंट वेक्टर 90 डिग्री उससे पीछे। ओके, फिर ग्राफ बनाना है। हाँ ग्राफ जो है ईएमएफ जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके 90 पीछे से करंट स्टार्ट होगा, और पीक वैल्यू करंट की थोड़ी सी कम होगी। Why? Because peak value of current is E naught by omega L, where omega L is inductive reactance, which is 2 pi FL, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और उसका ग्राफ ऐसा। लेस देन अ मिनट है, ये लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मीटिंग एंड होगा तो रीजॉइन करो, हम लोग कैपेसिटिव सर्किट करते हैं। समझ में आया सबको इंडक्टिव सर्किट? हाँ ओके, हाँ अच्छा एक चीज याद रखो, जैसे इंडक्टिव सर्किट मैंने बोला, प्योर इंडक्टिव सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि इंडक्टर बनाने में भी तुम वायर यूज करोगे ना, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसका खुद का कुछ हाँ रेजिस्टेंस होगा। वो वायर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट करके कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जस्ट एक आइडियल सिचुएशन था ये हम लोग ने जो डिस्कस किया है। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। हाँ बट प्योर रेजिस्टिव सर्किट एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कोई इंडक्टर कैपेसिटर आने वाला नहीं। बट अगर तुम प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव ले रहे हो तो उसमें वायर तो यूज ही करोगे ना कनेक्शन के लिए, वो वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमेशा रहता है सर्किट में। प्योर रेजिस्टिव तो हो गया, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में बेसिकली एक कैपेसिटर है बस। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, और एक ईएमएफ तुमने अप्लाई किया है E, जो अपने को फाइंड करना है। जैसे से ईएमएफ है, ईएमएफ का वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी। इसका कैपेसिटेंस है C। वापस से अज्यूम करते हैं किसी एक रैंडम इंस्टेंट टी पे इसका करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, हमको निकालना है ये करंट का इक्वेशन क्या है। निकालते हैं, वापस से केवीएल अप्लाई करेंगे, थोड़ा फटाफट करते हैं। अप्लाइंग केवीएल, क्या मिल जाएगा? केवीएल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सपोज करंट ये डायरेक्शन में चल रहा है, बट करंट ये डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका ईएमएफ क्या मिलेगा मुझे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ईएमएफ निकालना चाहूँ तो इसकी ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे? इसका कुछ ईएमएफ ले सकते हैं हम लोग। जैसे एक काम करते हैं, सपोज ये करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर पे चार्जेस आया,
अगर कैपेसिटर में चार्ज फ्लो कर रहा है उसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट जा रहा है तो कैपेसिटर एक्चुअली तो चार्ज ही होगा ना। सपोज करंट पे चार्ज या कैपेसिटर पे चार्ज है Q, ये कैपेसिटर पे चार्ज आ गया Q प्लस। याद है कैपेसिटर हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है, हाँ उस हाँ कैपेसिटर पे चार्ज है Q, तो इसका ईएमएफ या इसके थ्रू वोल्टेज क्या हो जाएगा? इसके थ्रू वोल्टेज हो जाएगा Q/C, अभी लिखा था ना पहले। हाँ सी हाँ हाँ चलो हाँ अप्लाई करते हैं केवीएल। हाँ इधर जा रहे हैं ईएमएफ, ईएमएफ मतलब क्या? E इसका वोल्टेज है E, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ पोटेंशियल गेन, तो ये प्लस E। अब यहाँ कैसे जा रहे हो तुम? यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो, तो देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल, यानी ये हो जाएगा माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से तुमको मिल रहा है Q/C इज इक्वल टू E, यानी Q मिल रहा है तुमको C टाइम्स E। सेट करेक्ट? चलो सब्स्टिट्यूट करो। हाँ सी ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा भाई टी तुमको क्यू मिल गया, तुमको क्यू नहीं चाहिए था, तुमको चाहिए था करंट, राइट? करंट और चार्ज में क्या रिलेशन कुछ मालूम है? हमको मालूम है करंट इज नथिंग बट टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, क्योंकि करंट का डेफिनेशन ही होता है रेट ऑफ हाँ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ करंट का डेफिनेशन ही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मींस दिस इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो I इज इक्वल्स टू C और E नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ गया। ठीक है, समझा डेरिवेटिव? हाँ हाँ चेन रूल है, जस्ट सिंपल। तो I की वैल्यू जरा देखो, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ E नॉट और E नॉट है और कुछ कांस्टेंट्स है, तो मुझे I नॉट के टर्म्स में लिखना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं E नॉट डिवाइडेड बाय ये ओमेगा सी को 1/ओमेगा सी लिखो, चलेगा नीचे? हाँ हाँ ये 1/ओमेगा सी ऊपर जाके ओमेगा सी हो जाएगा ना, हाँ प्लस ओमेगा डिनोमिनेटर सी हाँ कॉस ओमेगा टी। जरा समझ लो, ये चीज कांस्टेंट है ई नॉट, ओमेगा सी कांस्टेंट है, 1/ओमेगा सी भी कांस्टेंट होगा। तो आई का कुछ इक्वेशन तुमको ऐसा मिल रहा है, आई इज इक्वल्स टू, इस पूरे को मैं लिखता हूँ आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी समझा? हाँ 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 राइट? कॉस हाँ थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। पहले 90 प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा था? पहले 90 प्लस थीटा इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ईएमएफ लीडिंग था, करंट लैगिंग था, तो उसमें हम लोग ने 90 ऑलरेडी पीछे रखा। ठीक, इसमें हम लोग कॉस थीटा को दोनों लिख हाँ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला समझा? कॉस थीटा को हम लोग साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन फर्स्ट और हाँ सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, राइट? हाँ 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 तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी को मैं लिखता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस 90। चाहिए तो ऐसे समझो, या चाहिए तो इसी इक्वेशन से तुमको क्लियरली दिखाई पड़ गया होगा कि करंट ईएमएफ से 90 आगे है, हाँ क्योंकि करंट का इक्वेशन प्लस कॉस थीटा है, ईएमएफ का इक्वेशन प्लस साइन थीटा है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में कॉस थीटा लीडिंग होता है 90 डिग्री से। यस और नो? यस तो अपने को मिल गया है करंट का इक्वेशन, एंड वी कैन राइट देयरफॉर करंट लीड्स फ्रॉम ईएमएफ और लीड्स बाय अ फेज ऑफ π/2 रेडियन फ्रॉम ईएमएफ। या ईएमएफ लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है तो ईएमएफ लैग कर रहा है। फेजर कैसा दिखेगा इसका? फेजर बना लेते हैं। अगर मैं फेजर बनाना चाहूं, सपोज मैंने पहले ईएमएफ का फेजर बनाया, ये मेरा एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस हो गया, ठीक है? इस पे मैं ईएमएफ का फेजर बनाता हूँ। ये ईएमएफ का फेजर, ठीक है? ईएमएफ का फेजर कितने एंगल पे है? ओमेगा टी एंगल पे, राइट? तो ये मेरा ईएमएफ का फेजर हो गया, ठीक है? दिस इज माय ओमेगा टी
ईएमएफ का फेजर, और ये ई नॉट। तो करंट का फेजर कहाँ होगा? करंट का फेजर इससे 90 आगे, इधर ईएमएफ है तो ईएमएफ से भी 90 आगे करंट का फेजर, समझा? हाँ हाँ तो करंट का हाँ फेजर इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ये देखो इधर से इधर 90। तो ये पूरा एंगल अगर तुम देखो, या पूरा एंगल तुम मेजर करो, तो देखो ये क्या है, 90 प्लस ओमेगा टी है ना, तो वही तो फेज है इसका, 90 प्लस हाँ ओमेगा टी, हाँ समझा? तो ये तुम्हारा आई नॉट हो गया। इसका प्रोजेक्शन लोगे इधर तो तुमको मिल जाएगा ई, इसका प्रोजेक्शन लोगे इधर तो तुमको मिल जाएगा आई। ठीक है। सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम देखो, सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम कैसा दिखेगा? सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम बस ऐसे दिखेगा। अगर ये तुम्हारा करंट है, देख लो ठीक से, अगर ये तुम्हारा करंट है तो ईएमएफ कहाँ होगा? ईएमएफ इससे 90 पीछे होगा, दैट्स ऑल। ठीक है। इसके पहले तुमने ईएमएफ को 90 आगे बनाया था ना, अभी 90 पीछे है। आगे हाँ ये तुम्हारा सिंप्लीफाइड फेजर है। ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस डाल दो। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया फेजर? हाँ वेव डायग्राम हाँ देखना हाँ है तो आप देख सकते हो। तो ईएमएफ कैसा है? ईएमएफ है साइन ओमेगा टी, दैट मींस इट्स ग्राफ विल बी साइन थीटा का ग्राफ। लाइक दिस। और करंट कैसा है? करंट है कॉस ओमेगा टी, मतलब इसका ग्राफ होगा कॉस ओमेगा टी का ग्राफ, राइट? लाइक दिस। ऐसे ये तुम्हारा है ईएमएफ का पीक ई नॉट, ये तुम्हारा है करंट का पीक आई नॉट। ठीक है, ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या इसको तुम लिख सकते हो आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, हाँ ड्रॉ कर लो। इसको इमेजिन कर पा रहे हो कैसे चलेगा? जब करंट ग्रो होगा अपने मैक्सिमम पे जाने के लिए तो वोल्ट, सॉरी, जब ईएमएफ ग्रो होगा अपने मैक्सिमम पे जाने के लिए तो करंट फॉल होगा जीरो पे आने के लिए। 0 पे। हाँ हो गया। हो गया। हाँ एक सेकंड रुको। देखो ये ग्राफ, I don't know if it is visible. Can you see? एक जब अपने मैक्सिमम पे जा रहा है तो दूसरा जीरो पे है,
वो नेगेटिव मैक्सिमम पे जा रहा है तो तीसरा या सेकंड वाला अपने 0 पे जाएगा। 90 का फेज है, दैट्स ऑल। 90 का फेज डिफरेंस, दैट्स हाउ करंट एंड ईएमएफ आर वेरी। समझा? हाँ कुछ नहीं हाँ। समझा? ओके चलो ठीक है। तो इस ग्राफ को मैंने तुमको दिखाया कि कैसे वेरी होता है, दैट्स ऑल। बाकी उसको तुमको समझना नहीं है कि कैसे एक्सिस क्या हो रहा है, वो सब छोड़ दो। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग रखो कि कैसे वैल्यूज चेंज हो रही है। वैल्यूज मतलब इमेजिन करके रखो कि अगर करंट अपने मैक्सिमम पे जा रहा है तो ईएमएफ उससे 90 पीछे है। करंट ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, करंट ऑलरेडी 90 आगे है, तो ईएमएफ उससे 90 पीछे है। मतलब जो करंट अपने मैक्सिमम पे है तो ईएमएफ 0 पे है। हाँ। ठीक है, अपने को आई नॉट का कुछ वैल्यू मिला है। सिंस आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1/ωc, इज दैट करेक्ट? तो ये वापस से कौन सा फॉर्म आ गया? ये वापस से ओम्स लॉ का फॉर्म है। इट इज नथिंग बट ईएमएफ अपॉन सम रेजिस्टेंस। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC। मतलब ये कैपेसिटेंस का रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द ईएमएफ। तो अगर कोई ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ मैं अप्लाई करूं कैपेसिटर में, तो वो कितना रिस्पॉन्स देगा? वो देगा 1/ωc की इक्वल रिस्पॉन्स। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट भी है ओम। और XC का फॉर्मूला अगर मैं ठीक से लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2πfc, राइट? मतलब मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, राइट? 2π कांस्टेंट है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर तुम बनाओगे XC वर्सेस F, ये तुम्हारा सपोज XC है और ये F है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ को यहाँ पे टच करके मत लेके आओ, जस्ट एक थोड़ा सा गैप रखो। क्यों ऐसा गैप रखोगे तुम? बिकॉज जब F 0 होता है तो XC मैक्सिमम यानी इंफिनिटी पे जाता है एक्चुअली। और इंफिनिटी तुम यहाँ टच करके नहीं दिखा सकते ना, इंफिनिटी तो मिलेगा ऊपर कहीं। दिस इज हाउ XC एंड फ्रीक्वेंसी गोज। जरा ठीक से देखो, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, इफ F इज 0, F0 किसके लिए होता है? फॉर DC करंट। डीसी करंट। तो फ्रीक्वेंसी या XC जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। XL नहीं, XC। XC इनफाइनाइट हो जाता है, देयरफॉर कैपेसिटर डजंट वर्क इन DC। समझा? हाँ। मतलब कैपेसिटर सिंपली चार्ज होके बैठ जाता है, बस करंट नहीं फ्लो होने देता है, क्योंकि कोई रिएक्टेंस ही नहीं प्रोड्यूस करता है। और रिएक्टेंस नहीं प्रोड्यूस होता है तो करंट सेट ही नहीं होता है सर्किट। हाँ ये इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ है। दैट्स हाउ इनवर्स प्रोपोर्शन गोस। समझ में आया ये? हाँ। हाँ ओके। लिख लो, फिर इसके बाद अपने को तीनों का कॉम्बिनेशन करना है। नेक्स्ट वाला जो लिखूंगा ना, तो कंटिन्यू साथ में लिखते हुए चलना, बिकॉज मुझे टाइम दिखा नहीं रहा कितने टाइम में एंड होगा मीटिंग। तुमको दिखा रहा है क्या? नहीं। नहीं दिखा रहा ना? अच्छा, तुमने कितना टाइम से ज्वाइन किया वो दिखा रहा है? टाइम तो दिखा रहा होगा। नहीं। हम्म। ओके। आपने जूम में सेटिंग कर लो कि टाइम दिखाता है, जितने टाइम से ज्वाइन रहोगे ना वो तो दिखाएगा एटलीस्ट। एंडिंग का टाइम नहीं दिखाएगा कि इतने टाइम में एंड हो रहा है। तुम जितने टाइम से ज्वाइन हो मीटिंग में वो दिखा सकता है, ढूंढना मिलेगा सेटिंग्स में। ओके, डन। हाँ।
समझा हाँ। कैपेसिटिव सर्किट क्या है? कैपेसिटिव सर्किट में पहले कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो या कैपेसिटर में हमने को ईएमएफ अप्लाई करना है, फिर केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल अप्लाई करेंगे तो चार्ज के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा। अब चार्ज का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो करंट मिल जाएगा। यानी अपने को जो भी चार्ज का एक्सप्रेशन आया उसको डेरिवेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट। टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कॉस थीटा का आता है या कॉस ओमेगा टी का, मतलब ऑलरेडी 90 आगे है ना, 90 फेज आगे चल करंट। इज इट क्लियर? करंट विल बी 90 फेज आगे। और उसका इक्वेशन हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस 90। तो उससे और क्लियर हो जाएगा, साइन के फॉर्म में, साइन ओमेगा टी प्लस 90, या तो कॉस ओमेगा टी लिखो या तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिखो। मतलब क्या है, 90 फेज आगे। फिर उसके बाद फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में ईएमएफ का फेज अगर ओमेगा टी पे है तो करंट का फेज ओमेगा टी प्लस 90 पे, ओमेगा टी के बाद भी 90 आगे। तो सिंप्लीफाइड फेजर में अगर ये करंट है तो ये नीचे ईएमएफ है। दैट्स ऑल इट इज। वेव डायग्राम तुमको मालूम है, वेव डायग्राम या इसी को हम लोग ग्राफ बोलते हैं, ये बना सकते हो तुम लोग। ग्राफ कैसे बनाओगे मालूम है ना? ईएमएफ के लिए साइन थीटा का ग्राफ और करंट के लिए कॉस थीटा का ग्राफ। एंड देन थोड़ा सा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला याद रखो, 1/ओमेगा सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, ऑल राइट, क्लियर करो इसको। आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आया होगा जो भी हम लोग ने ये वीडियो में कवर किया। इंडक्टिव सर्किट कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करता कैसे करता है, और एक्चुअल में इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी हैं। तो आई होप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। ओके, तो अगर कुछ भी डाउट है आपके तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डालो। और इसके पहले के जो भी वीडियोस हैं, जैसे अपने एसी सर्किट्स 1, एसी सर्किट्स 2, उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो अगर आपको पिछले वीडियोस से कुछ रिलेटेड डाउट है तो पूरा वीडियो देख लो और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो कॉमेंट बॉक्स में डाल दो। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।